गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञा एस एकेडमी। डियर, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हम पढ़ चुके हैं, जहां पर 1828 तक हम पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ रहे हैं 1828 से आगे, और कौन हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे और क्यों बनेंगे, उसका रीज़न क्या था। जिस समय की हम बात कर रहे हैं, देश के अंदर जो सोशल मूवमेंट थे वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल थे। सोशल मूवमेंट के समय पर इसी पीरियड ऑफ टाइम में सती प्रथा को अंत करने के लिए यहाँ पर राजा राम मोहन राय बहुत एक्टिवली वर्क कर रहे थे, और इसी पीरियड ऑफ टाइम पे एक ऐसे लिबरल गवर्नर जनरल भारत के अंदर आते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर, जो भारत की खुद की सोशल रिफॉर्म्स के लिए बहुत फेमस हो जाते हैं दुनिया भर में। और उन्हें जो टैग दिया जाता है, उनका जो पॉइंट, जो उनको ऐसा माना गया कि भारत के लिए बहुत अच्छा उन्होंने किया, और उनके गिफ्ट के तौर पर बोल दीजिए, या उनको अवार्ड करने के तौर पर, या उनको एक ऐसा माना गया कि पूरे देश को वो एकीकृत करने वालों में से हैं, तो उसको नाम दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का बेसिकली। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से टॉपिक आज अपना, जिसमें सबसे पहला नाम जो आ जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1828 से लेकर 1835 का इनका कार्यकाल रहा। ऐसा माना जाता है सबसे ज्यादा लिबरल, सबसे ज्यादा एनलाइटेड यानी कि नॉलेज वाले व्यक्ति थे ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने वाले पहले व्यक्ति थे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, भारत के अंदर पहली बार मॉडर्न एजुकेशन को डेवलप करने के लिए बहुत एक्टिवली रोल निभाने वाले ये थे। इन्हीं के समय पर बेटा क्वेश्चन इसके अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन निकल जाएगा यहां से, फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन किसको बोला जाता है भारत के अंदर। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है एबोल्यूशन ऑफ सती प्रथा कौन से ईयर में हुई थी, किसके समय पर है, 1829 में। सप्रेशन ऑफ द ठगी, ठगी को खत्म कर दिया गया था 1830 में, जो ठग लोग हुआ करते थे। नेक्स्ट आ जाएगा पास बाय द चार्टर एक्ट 1833। 1833 का चार्टर एक्ट बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पूरी तरीके से इस समय पर खत्म कर दी गई थी। इसके अलावा राजा ऑफ मैसूर एंड यहां पर इसकी टेरिटरीज को पूरी तरीके से ये कैप्चर कर लिया जाता है। एबोलिशन कर दिया गया था प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील का, एंड दिस वाज द टाइम पीरियड दैट ही वाज बेसिकली यहां पर क्या कर दिया, इसकी जगह पर कमिश्नर्स अपॉइंट कर दिए गए थे। किसको खत्म किया गया था, प्रोविंशियल कोर्ट को। अपॉइंट किसको किया गया, कमिश्नर्स को। इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ, क्या आ जाएगा, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनेंगे बेसिकली। इन्हीं के समय पर फर्स्ट मेडिकल कॉलेज को ओपन किया गया था कैलकाटा के अंदर 1835 में। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ये साइन करते हैं राजा रणजीत सिंह, जो पंजाब के राजा थे, इनके साथ। और इन्हीं के समय पर कुर्ग कर्नाटक और सेंट्रल कच्छर को कैप्चर कर लिया गया था। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाएंगे, सती आ जाएगा, ठगी आ जाएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ जाएंगे, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज आ जाएगा, और उसके साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप किसके साथ साइन किया गया था, और फादर ऑफ मॉडर्न और मॉडर्न एजुकेशन किसको माना जाता है भारत के अंदर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। दीज आर द मेन क्वेश्चन अबाउट द लॉर्ड विलियम बेंटिक। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा, यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम आगे चल रहे हैं। आगे जो हम टॉपिक करेंगे वो है सर चार्ल्स मैटकॉफ का। सर चार्ल्स मैटकॉफ की जो मेन इंपॉर्टेंट है वो बेटे, इनको माना जाता है कि इन्होंने जो प्रेस लॉ थे उनको लिबरल किया था, उन्होंने यहाँ पे ज्यादा किया, उनको आजादी दी थी बेसिकली। ही पास द फेमस प्रेस लॉ विच लिबरेट द प्रेस इन इंडिया। ही इज नोन एज अ लिबरेटर ऑफ प्रेस। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से इनका यही निकल के आता है, हु इज नोन एज अ लिबरेटर। याद रखना, लिबरेटर में आएगा तो मैटकॉफ वर्ड आपको याद रखना। लिबरेटर में यानी प्रेस को स्वतंत्रता देने वाले कौन थे, मैटकॉफ। क्लियर है। दूसरा अगर बोला जाएगा कि प्रेस पे कंट्रोल करने वाले कौन थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिए आए थे लिटन। दो वर्ड याद रखना, मैटकॉफ और लिटन अगेंस्ट में। एक प्रेस को लिबरल बनाने वाले और एक प्रेस पे कंट्रोल करने वाले आएंगे, लिटन अभी आगे। नेक्स्ट आ जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक चले। इस पीरियड में पहली अफगान वॉर हुई, राजा रणजीत सिंह की यहाँ पे डेथ हो जाती है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है, वैसे तो इंपॉर्टेंट है ये राजा, बट अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन माने तो इट इज नॉट क्वाइट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आ जाएंगे लॉर्ड एलनब्रो। लॉर्ड एलनब्रो के समय पर टाइम क्या हो जाएगा, 1842 से 1844 समय पर अफगान वॉर स्टार्ट हो जाएगी। स्लेवरी एबॉलिश होगी। क्या एबॉलिश होगी यहाँ पे, स्लेवरी, याद रखना। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट यहां पर। उसके बाद है सिंध को कैप्चर कर लिया गया था चार्ल्स नेपियर के द्वारा, और सिंध को, चार्ल्स नेपियर को ही सिंध का पहला गवर्नर बना दिया गया था।
उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग्स आ जाएगा। इसी के समय पे पहले एंग्लो सिख वॉर हुई है और लाहौर की ट्रीटी इन्हीं के पीरियड ऑफ टाइम पे होती है। नेक्स्ट आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। 1848 से 1856 बहुत सारी चीजें हुई हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में। क्या क्या चीजें हुई हैं? सबसे पहले एंग्लो सिख वॉर हुई थी और पंजाब को इन्हीं के समय पर कैप्चर कर लिया गया था, पहला। दूसरा हो जाएगा, इन्होंने टाइटल और पेंशन खत्म कर दिए थे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, विडो रीमैरिज। देखो मैंने सारे के सारे जो तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें एक ही चीज इस चीज को दिमाग में रखना, 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग आ गए। इसी पीरियड से लेके और 1857 तक जब तक आप जाओगे, जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए हैं उनके समय पर कोई ना कोई सोशल कुरीतियों से रिलेटेड कोई ना कोई एक्ट बना है। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे सोशल या हमारे रिलीजन पर आघात किया, जिसकी वजह से 1857 हुआ था। तो ये सारे के सारे एक्ट, क्योंकि विडो रिमैरिज उस समय पर एक अभिशाप माना जाता था कि विडो की रिमैरिज नहीं हो सकती थी, तो इनके खिलाफ जो आक्रोश लो, आज हम उसे सही मान रहे हैं कि विडो रिमैरिज होनी चाहिए, लेकिन उस समय पर इसको एक तरीके से बहुत गलत नजर से देखा जाता था कि विडो की रिमैरिज नहीं होनी चाहिए, है ना। आपने शायद मूवी अगर देखी हो प्रेम रोग, बहुत पुरानी मूवी बनी हुई है, तो वो इसी से रिलेटेड है कि विडो की रिमैरिज के अगेंस्ट में लोग रहते हैं, राइट। उस समय पर हुआ करते थे। तो उस समय पर सोचो कि अगर हमारे देश के अंदर कोई एक रूल्स एंड रेगुलेशन या एक कल्चर है, या एक हमारा कस्टम बना हुआ है, उसके लिए अगर एक्ट लेके आ रही है, तो भारतीयों का इनके खिलाफ जाना उस समय पर पॉसिबल था। और जो हुआ भी, जिससे हम 1857 का मेन कारण जो मानते हैं वो यही मानते हैं कि हमारे धर्म को उन्होंने चोट पहुंचाया। हालांकि अगर हम आज खड़े होकर देखते हैं तो आज हम जस्टिफाई करते हैं कि जो देश की कुरीतियां थी, लोगों को असमान रूप से देखा जा रहा था, उनको अलग किया जा रहा था, उन कुरीतियों को हटाया जा रहा था, लेकिन उस समय पर इनको सही नहीं माना जाता था। इसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट इनका निकल के आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप? राज्य हड़प नीति, यानी एक राजा अगर उसका कोई अपना हायर नहीं है, अपना कोई जीवित पुत्र या पुत्री नहीं है, वो या हो ही नहीं सकते, बच्चे नहीं है, बेऔलाद है बेसिकली, तो ये दत्तक पुत्र नहीं ले सकते हैं। वो जो प्रॉपर्टी है सारी की सारी वो ब्रिटिशर्स को ट्रांसफर हो जाएगी। ये है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डिटेल में आगे करेंगे, ठीक है। राज्य हड़प नीति। उसके बाद आ जाएगा वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच क्या था? ये एजुकेशन के लिए था वुड डिस्पैच बेसिकली। वुड डिस्पैच 1854 आता है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म लेके आना शुरू हुआ कि भारत के अंदर भारत के लोगों को पढ़ाना भी जरूरी है, और सेकेंड प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश या मॉडर्न एजुकेशन हो जाना चाहिए, जिसका इंपैक्ट पड़ता है। इसी के पीरियड ऑफ टाइम में रेलवे आए, जो कि एक मेन रोल निभाया इसने 1857 की क्रांति में। टेलीग्राफ आए, जल्दी से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना, और पोस्टल सर्विसेज आ जाते हैं 1853। आपसे ईयर भी पूछ लिया जाता है और पूछा यह भी जाता है किसके समय पर यह आया था। एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें यहाँ पे बताती हूँ, इस पीरियड ऑफ टाइम पे जब रेलवे को फाइंड आउट करना हुआ, तो उस समय पर खुदाई हुई सारी जगह की। ऐसा माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा बताया जाता है फाइंड आउट किया गया था, वो यहीं पे फाइंड आउट हो गया था। लेकिन ये नहीं चाहते थे दुनिया भर की नजर भारत की तरफ जाए कि इस समय पर एक सिविलाइजेशन निकल के आई है, और ये धीरे धीरे उसे क्या गए शांति से एक तरीके से इन अंग्रेजों ने वहां पे क्या किया, उसके जो रूइंस है उसको खत्म करा दिया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के माना जाता है इन्हीं की जो वो थी सारी ईंटें थी उनको इस्तेमाल कर लिया, ईंटें या लकड़ी जो थी इसको इन्होंने इस्तेमाल कर दिया था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने समय बाद, लगभग 70 साल बाद ऑलमोस्ट, तब ये दोबारा से डिस्कवर की गई थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये जानते हो पीडब्ल्यूडी, सुना ना पीडब्ल्यूडी? तो पीडब्ल्यूडी इसी समय पर स्टार्ट किया गया था। इंजीनियरिंग कॉलेज स्टैब्लिश किया गया था पहला। तो आपसे पूछा जाएगा पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है और किसके समय पे स्टार्ट किया गया था? रुड़की। क्या? आईआईटी रुड़की, सुनते हैं ना आप लोग नाम, आईआईटी रुड़की, है ना। तो आईआईटी रुड़की किसके समय पर स्टार्ट किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय पे। He planned to open the Open University Calcutta, Bombay, Madras on the model of the University of London and second Anglo। इन्होंने यहाँ पे किया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तरह से ही वो कलकत्ता के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करना चाहते थे। इसका मतलब है मॉडर्नाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल भारत के लिए आज की डेट में वरदान साबित होता है। रेलवे आ गया, पोस्टल सिस्टम आ गया, आपका टेलीग्राफ आ गया, आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज आ गई आपकी, है ना। कुछ एक पॉलिसी इनकी, ये ओपन यूनिवर्सिटी लेके आना चाहते थे। कुछ एक चीज थी जिसके अंदर हम मानेंगे
की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अगर हम मानते हैं कि इंपॉर्टेंट जो जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, जो राज्य थे उनको हड़पने की नीति इन्होंने अपनाई, वो सबसे गलत मानी जाती है। इसी के पीरियड ऑफ टाइम पे संथाल अपराइजिंग होती है और चार्टर एक्ट 1853 स्टार्ट होगा, जिसके अंदर भारतीयों की एजुकेशन के लिए पैसा देना शुरू होगा। क्लियर जी, इतना समझ में आया। आफ्टर दैट 1853 का चार्टर एक्ट आ जाता है एंड आफ्टर इसके बाद 1857 की वॉर आ जाती है और 1857 की वॉर की वजह से ऐसा माना गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराई गई, जिसकी वजह से भारत का जो सीधे सीधे पॉलिटिकल पावर या रूल था वो ब्रिटिश की महारानी के हाथ में दे दिया गया, जिसे हम कहते हैं क्राउन रूल। और क्राउन रूल आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है 1858 में, जहां पर भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को बदलकर वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया कुछ विशेष पावरों के साथ। तो ये हम करेंगे थर्ड पार्ट के अंदर। पहले पार्ट में हमने किया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सेकेंड पार्ट में हमने किया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, थर्ड पार्ट में हम करेंगे वायसराय ऑफ इंडिया। क्लियर, यहां तक समझ में आया सबको? आई होप आप लोगों को भी क्लास समझ में आ रही है। धन्यवाद, बने रहिए प्रज्ञा आईएएस एकेडमी के साथ।